अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो में एमजीटी का मॉड्यूल नंबर 4 जो है वो क्लियर करेंगे। चूँकि आपके सामने इस टाइम देखें स्लाइड शो हो रही हैं। ये टोटल स्लाइड्स यहाँ पर 105 हैं और ये 1 से लेकर 105 हैं। इसका मतलब ये है कि हम इस जितनी जो ओवरऑल मॉड्यूल है इस एक जो वीडियो इसमें कवर नहीं कर सकते, वरना घंटे से अबव हो जाएगी, ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा आपका। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ आज हम पहले 5 टॉपिक क्लियर करेंगे। टॉपिक्स के नाम देख लें अपने, ये देखें जनरल ट्रांजैक्शंस हैं, इसके अलावा आपके पास जनरल एंट्री है, प्रैक्टिस है, सारा कुछ डिस्काउंट्स है। ये प्रैक्टिस हम इंशाल्लाह फिजिकली तौर पर बाद में करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इसकी आपको कॉन्सेप्ट समझाना और दिखाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम ये आपको साथ साथ भी इंशाल्लाह करवा देंगे जितना पॉसिबल होगा। तो आपने वीडियो कंप्लीट वॉच करना है ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सके। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपके कमेंट्स का रिप्लाई करके आपको एज सून एज पॉसिबल आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर देंगे। तो अपने कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वो मॉड्यूल नंबर 4 है, चैप्टर 4 है MGT 101 का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। सबसे पहला टॉपिक देखें यहाँ पर है जनरलाइजिंग ट्रांजेक्शन। होता क्या है जनरलाइजिंग ट्रांजेक्शन के अंदर, अभी देख लेते हैं। देखें ये आपकी असाइनमेंट आई हुई है, आई थिंक सो पिछले जो ईयर है उसमें ये असाइनमेंट आई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचर को डिस्कस मैंने आपको प्रीवियस मॉड्यूल के अंदर भी बड़ी डिटेल से आपको बताया कि क्रेडिट और डेबिट कब होते हैं, जब उसकी जो नेचर है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है। तो यहाँ पर इसने आपको एनालाइज करके बता दिया है। देखें जो एसेट्स होते हैं इसकी नेचर जो कॉमन नेचर है वो डीआर होती है, और जब ये इंक्रीज़ हो यानी एसेट आपका जब इंक्रीज़ होगा तब भी क्या होगा, आपका जो आपकी जो वो है जो नेचर है, जब वो इंक्रीज़ होगा, कोई भी एसेट आपका इंक्रीज़ होगा तब भी वो क्या होगा आपका, थोड़ा सा इसे बड़ा कर लें ताकि आपको समझ आ सके। देखें जब आपका मेन हेड एसेट है और एसेट की जो नेचर है वो डेबिट है, अब डी आर शो कर रहा है डेबिट को, जब यही आपका जो एसेट है इंक्रीज़ होगा तब भी इसकी नेचर डी आर यानी डेबिट रहेगी, और जब ये जो एसेट्स हैं आपके डिक्रीज़ होंगे तब इसकी नेचर जो है वो चेंज हो जाएगी, वो क्रेडिट में चेंज हो जाएगी। फिर उसके बाद एक्सपेंसेस की बात करें, एक्सपेंसेस की नेचर भी डी आर है, और जब आप इसको इंक्रीज़ करेंगे तब भी डी आर ही रहेगी यानी एज इट इज़ रहेगी, और जब आप इसको डिक्रीज़ करेंगे तो यहाँ पर वो सी आर हो जाएगी। इस चीज़ को काइंडली याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आगे देखें ऑनर इक्विटी, इसकी नेचर जो होती है ये एसेट्स और एक्सपेंसेस से जो है वो कम होती है, तो यहाँ पर क्रेडिट होगी। इसकी नेचर जो ओवरऑल नेचर है वो क्रेडिट बेस है, और जब आप इसे इंक्रीज़ करेंगे तब भी ये क्रेडिट ही रहेगी, लेकिन जब आप इसको डिक्रीज़ करेंगे तब ये डेबिट हो जाएगी। फिर लाइबिलिटी की बात करें तो लाइबिलिटी भी क्रेडिट है इसकी नेचर, और जब आप इसको इंक्रीज़ करेंगे तब भी ये क्रेडिट ही रहेगी, और जब आप इसको डिक्रीज़ करेंगे तब ये डेबिट हो जाएगी। इसी तरह इनकम की है। अब देखें, अब आपको ये इसको रट्टा लगा लें, इसको अच्छी तरह याद कर लें ताकि आपको यही जो पहली असाइनमेंट आती है या यही जो क्विज़ आता है उसके अंदर यही एमसीक्यूज़ आपसे बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको इसको एनालाइज करना आता होगा, इसको आपको याद होगा अगर आपको, तो आगे जाके बहुत ज़्यादा आपके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। आगे चलते हैं। आगे क्या जी, बुक्स ऑफ अकाउंटिंग। एक्चुअली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंटिंग, एक जर्नल होती है और एक लेजर होती है। जर्नल की बात करते हैं। जर्नल क्या होती है, फर्स्ट बुक इन अकाउंटिंग साइकिल। एमसीक्यूज़ है, पिछली दफ़ा भी आया हुआ था कि जो फर्स्ट बुक है अकाउंटिंग साइकिल में वो कौन सी बुक है, जर्नल है या लेजर है। तो आपको पता होना चाहिए द फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंटिंग इज जर्नल। सेकंड वन है मेंटेन्ड क्रोनोलॉजिकली। क्रोनोलॉजिकली का मतलब ये होता है ABCD 1 2 3 4, यानी कि एक सीक्वेंस के तहत जो ओवरऑल सीक्वेंस हमें आता होता है उसके तहत अगर आप बात करें तो वो क्रोनोलॉजिकली बात कर रहा है, यानी कि आप जर्नल के अंदर आप क्या करते हैं, एक सीक्वेंस लेकर चलते हैं। दूसरा है प्रिपेयर्ड सिस्टमेटिकली, यानी अगर मंथ वाइज बात की जाए तो मंथ वाइज आप अपने जो बुक्स हैं उनको प्रिपेयर कर रहे हैं। बुक के अंदर जितनी भी जो एसेट्स हैं, बुक के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, आप उनको क्या कर रहे हैं, आप उनको प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको मैनेज कर रहे हैं। तो आप जर्नल बुक के अंदर सिस्टमेटिकली काम को लेकर चलते हैं। उसके आगे है फॉर स्मॉल एंटिटीज़ अ जनरल पर्पस जर्नल इज़ क्वाइट सफिशेंट। कह रहा है कि अगर आप एक छोटे एंटिटी हैं, यानी एंटिटी से मुराद अगर आपकी ट्रांजैक्शन रोज़मर्रा की तादाद में हज़ारों है, कुछ हज़ार है या 1 लाख तक है, तब आपको चाहिए कि आप अपनी जो बुक है वो जर्नल जो है वो क्या करें, उसको जो जर्नल बुक है आप उसके अंदर अपना जो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है उसके अंदर रखें। ये आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंटली है और ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। आगे चलते हैं। जर्नल एंट्री आप किस तरह कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डेड इन जर्नल। देखें ये डेफिनेशन भी आती होती है कि इन्फॉर्मेशन जो रिकॉर्ड होती है जर्नल के अंदर, जर्नल इन्फॉर्मेशन होती है। JOURNAL जर्नल नाम है, और GENERAL ये वो जर्नल है जिसके अंदर आप सारी बातें ले आते हैं। हम कहते हैं ना हम ये काम जर्नली कर रहे हैं, जर्नली से मुराद ये होती है कि पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, पूरे मुल्क की बात कर रहे हैं, पूरे एक ऑफिस की बात कर रहे हैं।
तो वो कह रहा है कि अब जो जर्नल इन्फॉर्मेशन होती है, यानी कि जो जितना भी एक अकाउंटिंग है, जितनी भी एक ऑफिस है और ऑफिस के अंदर जितनी अकाउंटिंग साइकिल हो रही है, यानी जितना जो पैसे वगैरह की बात हो रही है, जितनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, उसकी जर्नली इन्फॉर्मेशन जो होती है वो जर्नल बुक के अंदर रखी जाती है। इसको हम जर्नल एंट्री कहते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपको कमेंट्स का रिप्लाई करके इसको मज़ीद डिटेल से करवा देंगे। आगे चलते हैं जी। पार्ट्स ऑफ अ जर्नल एंट्री। Basically there are 6 parts of journal entry. First is data, second is particulars, third is post reference, fourth is debit account, 5 is credit account and 6 is narrations. क्या होते हैं इस पर आगे जाके डिटेल से बात करते हैं जी। तो देखें, सिंपल ट्रांजैक्शन यहाँ पर हो रही है, ये प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस इंशाल्लाह हम आपको जो है वो फिजिकली बाद में करवा देंगे। यहाँ पर देखें, अभी हम सिर्फ थ्योरेटिकली काम कर रहे हैं, जो थ्योरी से रिलेटेड है वो काम कर रहे हैं। बाद में इंशाल्लाह इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी, इसके अंदर आपका कॉन्सेप्ट जो होगा फिजिकली तौर पर ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो सकता है। अभी हम थ्योरी को समझते हैं, क्योंकि आपका जो पेपर होता है वो तकरीबन 70 to 80% जो होता है वो थ्योरी से ही आ रहा होता है, MCQs टाइप। अगर आपको MCQs बेहतर आते हैं तो आप जो है अच्छा CGPA गेन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट टिप्स टू रिमेंबर, 12 दफ़ा मैंने आपको ये बताया है कि इंपॉर्टेंट टिप्स टू रिमेंबर जो होता है, यहाँ से ही आपका ज़्यादातर MCQs पूछे जाते हैं, तो आपने इसको अच्छी तरह से याद लाजमी करना है। जर्नल इज़ अ बुक, ये एक ऐसी बुक है ऑफ ओरिजिनल प्राइमरी एंट्री, जिसके अंदर आप ओरिजिनल या प्राइमरी एंट्री कर सकते हैं। ओरिजिनल भी एक है या प्राइमरी भी एक है, यानी आप जिसके अंदर ओरिजिनल एंट्रीज करते हैं वो जर्नल बुक होती है। फिर जर्नल को मेंटेन किया जाता है क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस से। मैंने आपको पहले भी बताया क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस क्या होता है। वो सीक्वेंस जो जिस तरह ABCD से लेकर Z तक चलता है, वो सीक्वेंस जो कि प्री डिफाइंड होता है। फिर नरेशन की बात करें तो नरेशन इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ जर्नल एंट्री। जो नरेशन होता है वो इंटीग्रल पार्ट होता है जर्नल एंट्री का। ये भी पिछले जो क्विज़ है उसमें आया हुआ था, आपने इसको भी याद रखना है। अब आपको प्रैक्टिस करवाएगा कि अब आपने क्या करना है, जर्नल एंट्री की प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपको पहले भी बताया, प्रैक्टिस इंशाल्लाह हम बाद में करेंगे, अभी हम सिर्फ थ्योरेटिकली काम करते हैं। देखें, डेबिट अकाउंट कम्स फर्स्ट एंड इट्स अकाउंट इज़ रिटन इन द लेफ्ट कॉलम। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है आपको यहाँ पे कि जो डेबिट अकाउंट होता है वो सबसे पहले आता है, और इसके जो अकाउंट होता है इसको लेफ़्ट कॉलम में लिखा जाता है। याद रखना है आपने, जब आप आगे जाकर वो बनाएंगे ना, अपनी ये मिड के बाद आप आगे जाकर बनाते होते हैं, एंट्रीज़ बनाते होते हैं, एक पूरा पेज बनाते होते हैं जिसे कहते हैं बुक, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मेरे ज़हन से स्किप हो गया है, तो वो आप बनाते होते हैं। तो उसके अंदर आप ये लिखते हैं, उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ होता है, तो आपने वो लाजमी मिड के बाद वो आपका आएगा, वो इंशाल्लाह आपको दोबारा अगली वीडियो में बता दिया जाएगा। देखें जी, क्रेडिट अकाउंट क्या होता है। क्रेडिट अकाउंट इज़ रिटन अंडर द डेबिट अकाउंट बाय इंडेंटिंग फ्यू स्पेस एंड इट्स अकाउंट इज़ रिटन इज़ द राइट साइड कॉलम। जो डेबिट अकाउंट होता है, जो आपको याद रखने वाली बात यह है कि जो डेबिट अकाउंट होता है वो सिर्फ लेफ्ट कॉलम में लिखा जाता है, और जो क्रेडिट अकाउंट होता है वो कहाँ लिखा जाता है, राइट साइड पर लिखा जाता है। उसके बाद देखें, डोंट पुट टू एज अ प्रीफिक्स टू द क्रेडिट अकाउंट हैंग। वो कह रहा है कि आप जो है वो प्रीफिक्स ना पुट करें टू से पहले, यानी कि जो आप कॉलम बना रहे हैं, जो यहाँ पर प्रैक्टिस उसने आपको दी हुई है, तो यहाँ पर देखें वो बार बार यहाँ पर जिस तरह कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट है, तो वो कह रहा है टू आप पहले ना पुट करें, ये आपके लिए जो है वो फ़ायदेमंद नहीं है। आगे बात करें जी, नेक्स्ट टॉपिक है जर्नल बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। कंपाउंड एंट्री कौन सी एंट्री होती है? द सिंगल जर्नल एंट्री विच कंबाइन मल्टीपल जर्नल एंट्रीज इन विच सेम अकाउंटिंग हैज़ इज रिपीटिंग। कंपाउंड एंट्री वो एंट्री होती है जिसके अंदर क्या होता है, सेम अकाउंटिंग हेड जो हो रहा होता है वो रिपीट हो रहा होता है। अगर यहाँ पे से हाईलाइट कर दिया जाए तो देखें, वही बात है जो हमने पिछले पढ़ी हुई है, ये क्रोनोलॉजिकली काम करती है, और अगर ये बार बार रिपीट हो रही है तो वो कहाँ पर लाए करेगी, वो आपके पास कंपाउंड एंट्री में लाए करेगी। आगे प्रैक्टिस दी हुई है, दोबारा से प्रैक्टिस अभी फिलहाल आप जो है वो छोड़ दें। और ITTRs की बात करें तो कंपाउंड एंट्री कंबाइन टू जर्नल एंट्रीज इन विच वन अकाउंटिंग हेड एंड इज कॉमन। इसका मतलब है कि अगर आपका एक अकाउंटिंग हेड बार बार कॉमन हो रहा है तो वो कहाँ पर कंपाउंड एंट्री में लाई कर देगा। फिर दूसरा देखें जी, सम ऑफ डेबिट शुड ऑलवेज रिमेन इक्वल टू द सम ऑफ क्रेडिट। ये भी इंपॉर्टेंट MCQs है, पिछले क्विज में और जो मिड टर्म है उसके अंदर ये आया हुआ था। इसको साथ साथ जो है अपनी नोट्स के अंदर लिखते जाया करें। जो डेबिट है वो ऑलवेज इक्वल होता है सम ऑफ क्रेडिट के। उसके बाद नरेशन शुड बी सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल।
नरेशन होती क्या है मैंने आपको पहले भी बता दिया है। नरेशन का मतलब होता है कि आप जो ओरिजिनल एंट्रीज कर रहे होते हैं अपनी बुक के अंदर, वो नरेशन रहती है। और वो कह रहे हैं जब आप एंट्री करें ना, तो आपकी एंट्री बिल्कुल जो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, यानी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए जो कि हर कोई इसे इजीली रीड कर सके, हर कोई इसको समझ सके। आगे बात करते हैं प्रैक्टिस। दोबारा दे दिया आपको, प्रैक्टिस देखते हैं। देखिए वही है बात है, बार बार प्रैक्टिस दे रहा है। फिलहाल अब इसको स्किप कर दें, ये इंशाल्लाह आपको डिटेल से आगे करवा दी जाएगी। ITTR दोबारा देख लें। इट इज़ इंपॉर्टेंट कंपल्सरी टू राइट अकाउंट और अलॉन्ग विद द अकाउंटिंग हेड अपीयरिंग इन जर्नल एंट्री। कह रहा है कि ये कंपल्सरी है कि जब आप अकाउंट को ओपन करते हैं या अलॉन्ग करते हैं अकाउंटिंग हेड के साथ, तो वो अपीयर होता है जर्नल एंट्री के अंदर। यानी जब भी आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो वो जर्नल एंट्री के अंदर अपीयर होता है। फिर अकाउंटिंग कैन बी एब्रीविएटेड एज AC और AC, यानी कि वो कह रहा है कि आपका जो अकाउंट है वो एब्रीवेट हो सकता है, लिखा जा सकता है A/C में, या कैपिटल या स्मॉल A/C में, इसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। फिर आइडेंटिफाई द नेम ऑफ डेबिटर्स एंड क्रेडिटर्स इन जर्नल एंट्री। आपने क्या करना है, अब आप आइडेंटिफाई करेंगे, शनाख्त करेंगे, पहचानेंगे किसके नेम को, जो डेबिटर्स हैं, डेबिटर्स कौन से होते हैं और क्रेडिटर्स कौन से होते हैं। ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में बहुत डिटेल से बताया, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, वहाँ जाके देख लीजिएगा। अगर मैं इसको अब दोबारा एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ओके जी, अब बात करते हैं जी सेटलमेंट डिस्काउंट क्या होता है। ये हम थोड़ा सा ऊपर आ गए हैं, आई थिंक सो। हाँ जी, हम आगे आ गए हैं, आई एम सॉरी। यहाँ से दोबारा बात करते हैं। हाँ जी, यहाँ पे हम थे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जर्नल बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। डिस्काउंट। डिस्काउंट किसे कहा जाता है? ट्रेडर। ट्रेडर का मतलब होता है तजारत करने वाला, सामान बेचने वाला। क्या करता है? ऑफन अलाउज इट कस्टमर्स टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट्स। जो ट्रेडर होता है वो दो तरह का डिस्काउंट जो है वो क्या करता है, कस्टमर को देता है। कौन सा? एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है सेटलमेंट डिस्काउंट। यही दो टाइप्स हैं डिस्काउंट की, इसको भी आपने लाजमी याद रखना है कि देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। वन इज ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकंड इज सेटलमेंट डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट के अंदर क्या होता है? ऑफर बाय अ सेलर टू इट्स कस्टमर बिफोर एंटरिंग इट इनटू ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन अ सम पॉलिसी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो ट्रेडर होता है वो ऑफर करता है सेलर को, जो उसने चीज़ें लेनी होती हैं उसको, कि अपने कस्टमर को कि बिफोर एंटरिंग इट इनटू ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन सम पॉलिसी, यानी कि आपको फ़लाँ पॉलिसी पर इतना सामान खरीदने पर आपको इतना डिस्काउंट जो है वो हमारी तरफ से दिया जाएगा। एग्जाम्पल देखें, जिस तरह बल्क परचेज डिस्काउंट होता है, इस तरह रेगुलर कस्टमर डिस्काउंट। अगर यानी कि अब इससे मुराद ये है कि अगर आप रेगुलर एक ही जो है वो शॉप से कोई भी सामान बाय कर रहे हैं, तो वो आप जब जाएंगे तो वो आपको दूसरे कस्टमर की निस्बत जो चीज़ 10 रुपये की है वो आपको हो सकता है वो वही चीज़ 8 रुपये की दे दे, क्योंकि आप उसके रेगुलर कस्टमर बन चुके हैं। तो ये आपकी ट्रेड डिस्काउंट की एग्जाम्पल बन जाती है। उसके बाद सीजन्स एंड डिस्काउंट आ जाता है। सीजन्स के अंदर यानी कि अगर आप एक जिस तरह लेदर की जैकेट होती है, अब लेदर की जैकेट का काम सिर्फ सर्दी में होता है। अब यही अगर मैं गर्मी में ख़रीदने जाऊँ तो मुझे यहाँ पर भी डिस्काउंट मिलेगा। अगर वो पहले मुझे जो है वो 3000 रुपये की दे रहा था, 4000 की दे रहा था, तो अब वो मुझे क्या करेगा, वही जैकेट 2500 या 2000 में दे देगा। तो उसने अपनी तरफ से मुझे डिस्काउंट दिया। फिर उसके बाद आगे बात करें दूसरी टाइप की। अच्छा, आगे से वर्किंग बताई हुई है ट्रेड डिस्काउंट की। तो वर्किंग देख लें किस तरह होता है, ये आप याद रखिएगा कि लेट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज़ 220, यानी एक किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस 220 रुपये है और इसकी रिटेल प्राइस ऑफर 10% डिस्काउंट। अभी 10% डिस्काउंट जो है वो ऑफर करवा रहा है। तो कस्टमर आप इसे किस तरह से जो है मैथमेटिकली वर्क कर सकते हैं, देखें। आप 220 में से माइनस करेंगे 220, यानी ये वो प्राइस है जो कि रिटेल प्राइस थी, जो सेलिंग प्राइस थी। अब आपने इसे मल्टीप्लाई करवा देना है 10% के साथ। ये याद रखना है, जब भी आप डिस्काउंट को कैलकुलेट करते हैं तब आप ओरिजिनल प्राइस को मल्टीप्लाई करवा देते हैं 10 के साथ, और उसी ओरिजिनल प्राइस को माइनस करवा देते हैं जिसके साथ आपने मल्टीप्लाई करवाया होता है। ये मैथमेटिकल फार्मूला आप याद रखिएगा। तो ये किसके को आ जाएगा, 220 माइनस 22, और जो रिमेनिंग बच जाएगा ये आपका डिस्काउंट है। यानी कि अब आप 220 की चीज़ जो है 198 रुपीज़ में सेल कर रहे हैं। ठीक है, ये एज अ MCQ पूछा जाता है और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी मिड में आता है, इसको आपने लाजमी तौर पर याद कर लेना है। सेटलमेंट डिस्काउंट देखें। सेटलमेंट डिस्काउंट कौन सा डिस्काउंट होता है? ऑफर्ड बाय अ सेलर इज टू कस्टमर बेस्ड बाय कैश सेटलमेंट टर्म फॉर अर्ली पेमेंट ऑफ द इनवॉइस, आल्सो नोन एज कैश डिस्काउंट। ये भी इंपॉर्टेंट MCQ है कि सेटलमेंट डिस्काउंट क्या कहलाता है। सेटलमेंट डिस्काउंट ये कहलाता है कि जो आपका कैश अकाउंट होता है वो आपका सेटलमेंट अकाउंट कहलाता है। इसका मतलब क्या होता है कि इसके अंदर आप एग्जाम्पल डिस्कस करें, इससे आपको मुझे अच्छी तरह समझ आ जाएगी। देखें, इसको छोड़ दें, यहाँ पर आएँ। ओके जी, इसने एग्जाम्पल इसकी नहीं दी हुई, मैं आपको इसकी एग्जाम्पल दे देता हूँ।
इट इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ सेलर एंड बायर, यानी ये लिखा जाता है जो सेलर की बुक होती है और जो बायर की बुक होती है उसके अंदर। फॉर सेलर इट इज़ डिस्काउंट अलाउड, फॉर बायर इट इज़ डिस्काउंट रिसीव्ड, यानी कि इसके अंदर डिस्काउंट अलाउ भी होता है और डिस्काउंट रिसीव भी होता है। जिस तरह आप देखते हैं कि 10% डिस्काउंट लिखा होता है, जो मार्केट्स होती है उनके अंदर 20% डिस्काउंट लिखा होता है, वो इस तरह की चीज़ों पर लाई कर रहा होता है। फिर उसके बाद इसको भी जो सेटलमेंट डिस्काउंट है फाइंड करने का फार्मूला क्या है, इसको आप क्या मल्टीप्लाई करवाते हैं, मल्टीप्लाई 5% के साथ। देखें यहाँ पर लिखा हुआ है अगर एक चीज़ की प्राइस 2000 रुपीज़ है तो आप 2000 रुपीज़ को मल्टीप्लाई करवाएंगे 5% के साथ, विच विल बी इक्वल टू 100। तो 100 आपने डिस्काउंट दे दिया। और जब आप इसकी प्रीवियस टाइप की बात करेंगे तो आप 2000 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 10% के साथ और उसको माइनस कर देंगे ओरिजिनल प्राइस के साथ। ठीक है, आपने इसको याद रखना है। ITTRs देखें यहाँ तक जो है आपके 3 टॉपिक जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा देंगे क्योंकि वीडियो का ड्यूरेशन जो है वो काफ़ी लंबा हो गया है। देखें जी ITTRs क्या होता है, ट्रेड अकाउंट इज़ नेवर रिकॉर्डेड इन जर्नल एंट्री। ये भी पिछली दफ़ा मिड टर्म में आया हुआ था कि जो ट्रेड अकाउंट होता है वो नेवर रिकॉर्डेड, कभी भी रिकॉर्ड नहीं होता जर्नल एंट्री बुक के अंदर। फिर उसके बाद सेटलमेंट डिस्काउंट इज़ रिकॉर्डेड एज डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। जो सेटलमेंट डिस्काउंट होता है ये वो टाइप होता है जिसके अंदर आप कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ भी करते हैं और उससे डिस्काउंट रिसीव भी कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो सेटलमेंट डिस्काउंट होता है रिफ्लेक्ट करवाता है सेटलमेंट टर्म्स को। आई होप आपको जो है वो समझ आ गई होगी डियर स्टूडेंट्स। हमने यहाँ तक 32 स्लाइड जो है वो कंप्लीट कर ली हैं, चूँकि वीडियो का ड्यूरेशन काफ़ी लंबा हो गया है। अगर इसको 3 जो आपने टॉपिक्स पढ़े हैं कि इसको समराइज़ किया जाए तो इसके अंदर यही इंपॉर्टेंट है कि आपने क्या करना है, आपने डिस्काउंट को याद रखना है कि डिस्काउंट होता क्या है और इसके अलावा डिस्काउंट की टाइप्स क्या होती हैं, और इसके अलावा प्रैक्टिस इंशाल्लाह हम बाद में फिजिकली तौर पर आपको बाय हैंड करके दिखा देंगे और करके बता भी देंगे। फ़िलहाल यहाँ तक आपका मॉड्यूल नंबर जो है वो 3 था, ये देख लें। डिस्काउंट तक हमने अभी पढ़ा है, यानी आपके 5 मॉड्यूल आपके जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं, 5 टॉपिक्स। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में वीडियो में अपनी क्लियर कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपके कमेंट्स का रिप्लाई करके आपको एज सून एज पॉसिबल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हमारे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आप काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमें जो वीडियोज़ हैं उनको बनाने का फ़ायदा भी हमें हो सके। यहाँ तक आपके 5 टॉपिक जो हैं मॉड्यूल नंबर 4 के क्लियर हो गए हैं। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो हमसे कमेंट्स में पूछ लें, हम इंशाल्लाह आपको आपके कमेंट्स का रिप्लाई करके कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।